हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। और हम जमानत संबंधी प्रावधानों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली 2 वीडियो से भी हमने जमानत संबंधी सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है और चैप्टर 33 है उस पर बात कर रहे थे। बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, किस तरह इन दोनों ऑफेंसेज में जमानत दी जा सकती है और कौन जमानत दे सकता है, इनके स्कोप पर भी हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने मजिस्ट्रेट्स की पावर की चर्चा सेक्शन 437 में की। हमने बेल के कंसेप्ट को भी समझा। बेल के कंसेप्ट में हमने ये जाना कि बेल एक तरह से एज ए सिक्योरिटी के रूप में काम करती है। और जब किसी व्यक्ति को, जब किसी मुलजिम को जेल से अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर रिलीज किया जाता है, तो ये सिक्योरिटी एक्यूज की तरफ से कोर्ट के सामने या उस ऑफिसर के सामने पेश की जाती है जो उसको कस्टडी से रिहा करता है। तो इस तरह एक सिक्योरिटी जो है ये बेल के रूप में टेम्परेरी रिलीज जब उसको किया जाता है एक्यूज को या किसी व्यक्ति को, तो वो देता है। लेकिन अक्सर हम इसको रिलीज फ्रॉम कस्टडी के संदर्भ में भी देख लेते हैं। अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं, क्या मुझे बेल मिल जाएगी या मैं आपको बेल दिला दूंगा, या न्यायालय भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि बेल के क्या प्रोविजन हैं और ये किसी पर्टिकुलर अपराध में बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो ये एक तरह से सिनोनिम बन गया है इस बात का कि कस्टडी से रिहा करने को ही हम बेल समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में बेल जो है वो कस्टडी से रिहा करने के उपलक्ष्य में एक तरह से एक सिक्योरिटी कोर्ट को दी जाती है। तो आप इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे पिछले 2 वीडियो के माध्यम से। बेल जो हमारा शब्द है, जमानत जो शब्द है, इसका इंग्लिश वर्ड है बेल, और ये एक फ्रेंच वर्ड है बेलर, इससे बना है और इसका मतलब होता है टू डिलीवर और टू गिव। तो बेलर जो शब्द है, यहाँ से ये बेल शब्द निकला है। 2 तरह के ऑफेंसेस की भी हमने बात की। एक बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें कोर्ट या पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बेल दे सकता है, और दूसरा ऑफेंस होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में जहां बेल के प्रोविजन मैंडेटरी रूप से लागू होते हैं, यानी बेल प्राप्त करना उस व्यक्ति का अधिकार होता है और उस अधिकारी को या कोर्ट को बेल देना पड़ता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन के रूप में कार्य करती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना, बेल ग्रांट करना, ये कोर्ट का एक अपना डिस्क्रिशन है और ये डिस्क्रिशन कोर्ट्स जुडिशियसली कार्य करके प्रदान करती हैं। तो यहाँ हमने नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन दे सकता है बेल, तो इसके बारे में सेक्शन 437 में हमने ये देखा कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। और जब हम सेक्शन 439 की बात करते हैं तो बेल देने का जो पावर है वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दिया गया है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है। तो इसके लिए जब हम सेक्शन 437 को देखें या हम अग्रिम जमानत जो एंटिसिपेटरी बेल है उसके प्रोविजन में सेक्शन 438 को देखें या सेक्शन 439 को देखें, तो इन तीनों ही धाराओं में नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस ऑफिसर को बेल देने का कहीं कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उस दौरान वो ये पाता है कि उस सस्पेक्ट के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता, कोई भी अपराध वो बनना नहीं पाता है प्राइमा फेसी रूप से, तो वो सेक्शन 169 का रिलीज उसको दे सकता है, 169 की रिहाई उसको दे सकता है और तब वो उससे बेल बॉन्ड लेता है। लेकिन यूं अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध बनना पाया जा रहा है नॉन बेलेबल रूप से और उसके खिलाफ चार्जशीट भी हम पेश कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर को बेल देने का कोई राइट नहीं होता है। बेल के पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हमने समझा
क्या बेसिक रूल इसके पीछे काम करता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इंडिया की जो शासन व्यवस्था है वो एक डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था है। और डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है, डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था होती है, उसमें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कांट बी डिप्राइव्ड एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय लॉ। यानी किसी व्यक्ति की जो दैहिक और प्राणिक जो स्वतंत्रता है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत महत्व रखती है और उसको एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। इसलिए न्यायालयों का भी ये प्रयास होता है कि इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जाए। और इसी इंडिविजुअल लिबर्टी को मान्यता देने के लिए बेल का कंसेप्ट सीआरपीसी में डाला गया है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो होते हैं वो पूरी ट्रायल के दौरान जेल में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि ट्रायल के बाद अगर वो एक्विट हो जाते हैं, वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो फिर ये अफसोस रह जाता है कि हम उसकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का राइट है, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो और उसकी भरपाई कोई भी न्यायालय या कोई भी शासन व्यवस्था फिर नहीं कर सकती है। तो इसलिए किसी भी अपराध का जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है या उसकी ट्रायल होती है तो उसका जो मोटो होता है वो अपराधी को दंड देना होता है। लेकिन जब उस अपराध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अंडर ट्रायल रूप से एक अनलिमिटेड समय तक किसी भी प्रिजनर को जेल में रखना किसी भी अपराध व्यवस्था का टारगेट नहीं होता। दंडित करना उस व्यक्ति को, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सजा देना कानून के राज का एक अभिन्न अंग है। लेकिन एक व्यक्ति को अंडर ट्रायल रूप से अनलिमिटेड समय तक जेल के अंदर रखना ये किसी भी शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि एक अंडर ट्रायल व्यक्ति को बेल मिले। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि जो विक्टिम होता है और जो सोसाइटल इंटरेस्ट होते हैं, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट होते हैं, वो इस बात में निहित है कि एक अपराधी को सजा मिले। और इसीलिए विक्टिम हमेशा ये चाहता है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो प्रिजनर है, वो अंडर ट्रायल रूप से भी जेल में ही बना रहे। तो यहाँ हितों का फिर क्लैश होता है कि जो प्रिजनर होता है, जो कैदी होता है, या जो हम कहें कि एक्यूज्ड होता है, वो ये चाहता है कि उसको बेल मिले, उसके जो इंडिविजुअल राइट है, उसका जो लिबर्टी का राइट है प्रीसियस, जिसको हमने फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के तहत कहा है, उसकी रक्षा की जाए। और दूसरी तरफ से सोसाइटी ये चाहती है कि उसको जेल में रखा जाए। तो दोनों के हितों का जो टकराव है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक इसलिए बेल का जो कंसेप्ट है वो बड़ा उसका एक विरोधी हितों वाला एक नया मैकेनिज्म उसमें दिखता है। तो ये जिम्मेदारी फिर न्यायालयों की बन जाती है कि वो दोनों के अधिकारों में टकराव ना होने दे और उनको बैलेंस बनाए रखे। और इसीलिए बेल एप्लीकेशन डिसाइड करना हमेशा कोर्ट्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है कि उसमें वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए जिनके माध्यम से कोर्ट ये डिसाइड करे कि किस व्यक्ति को बेल दी जाए और किस व्यक्ति को नहीं दी जाए। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल और सेक्शन 439 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है सेक्शन 438 में उसको पढ़ लेते हैं। एक तो सेक्शन 438 में जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें हमको ये बात ध्यान में रखने की है कि जब कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहता है तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, यानी उसको गिरफ्तारी की आशंका तो है लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उसमें वो व्यक्ति कस्टडी से बाहर ही होता है। दूसरा, हम एंटीसिपेटरी बेल कहेंगे किसको, इसके लिए हम माने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग देखते हैं। बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1976
4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 572 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल के बारे में ये कहा है कि एंटिसिपेटरी बेल जो शब्द है वो सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है। उन्होंने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल का ये मतलब होता है कि ये एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट में दी जाती है, यानी यहाँ अभी व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार नहीं है लेकिन उसकी गिरफ्तारी की आशंका है और उसी आशंका के प्रोविजन को, आशंका की बात को ध्यान में रखते हुए उसको बेल दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा, इट इज ओनली ऑन अरेस्ट that the order of granting anticipatory bail becomes operative, यानी अरेस्ट होने पर एंटिसिपेटरी बेल का ये जो ऑर्डर है ये इफेक्टिव हो जाता है, ऑपरेटिव हो जाता है। तो इस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस एंटिसिपेटरी बेल को परिभाषित करने की कोशिश की है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 41वीं रिपोर्ट 24/9/1969 को दी थी और तब 1973 में पहली बार एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन किया गया। सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजन किया गया है और ये धारा ये कहती है कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, यानी यहाँ देखिए आशंका शब्द इसके हेड नोट में ही दिया हुआ है, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति, यानी टू पर्सन बेल, टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो वो जो व्यक्ति है जो कोर्ट के सामने बेल के लिए आ रहा है उसको अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है। धारा का पहला सबसेक्शन ये कहता है, जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी जो व्यक्ति कोर्ट के सामने बेल लेने के लिए आ रहा है उसके लिए दो बातें होनी जरूरी हैं। पहला, विश्वास करने का कारण, यानी रीजन टू बिलीव, उस व्यक्ति के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, विश्वास करने का कारण होना चाहिए। क्या कारण होना चाहिए कि उसको किसी अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी उसको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पहला तो ऑफेंस नॉन बेलेबल होना चाहिए और दूसरा उसको गिरफ्तारी की आशंका होनी चाहिए और वो आशंका कुछ निश्चित माध्यम से होनी चाहिए, उसको ये विश्वास करने का कारण होना चाहिए। विश्वास करने का कारण जो है रीजन टू बिलीव, ये बड़ा ही एक अच्छा शब्द है, अच्छी फ्रेज है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के पास निश्चित ही कुछ मटेरियल ऐसा होना चाहिए, कुछ ठोस ग्राउंड होनी चाहिए जिसके आधार पर वो कोर्ट को ये बता सके कि उसको गिरफ्तार होने की, उसको गिरफ्तार करने की आशंकाएं हैं। कई बार न्यायालय के सामने एंटिसिपेटरी बेल की जब एप्लीकेशन आती है तो हम लोग ये देखते हैं जब केस डायरी कोर्ट के सामने मंगवाई जाती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पुलिस चाहती ही नहीं है, यानी पुलिस की डायरी में ये लिखा होता है कि अभी तक उस व्यक्ति के खिलाफ केवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी किसी निश्चित ओपिनियन पर वो लोग नहीं पहुंचे होते हैं। कई बार तो बहुत टाइम से केस डायरी ही नहीं कटी हुई होती है लेकिन उस व्यक्ति की एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में न्यायालय उस केस डायरी को देखकर ये अंदाजा लगा लेता है, साथ में आईओ को भी सुनता है कि क्या आप इस व्यक्ति को निकट भविष्य में गिरफ्तार करने वाले हैं। तो केस डायरी देखकर और आईओ को सुनने के बाद कोर्ट को पता लग जाता है कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है ये प्री मैच्योर है और मेरिट पर खारिज करने की बजाय कोर्ट उसको इसी आधार पर खारिज कर देती है कि अभी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोई आशंका ही नहीं है, लिहाजा ये बेल एप्लीकेशन प्री मैच्योर है। तो ऐसी भी परिस्थिति कई बार कोर्ट के सामने आती है। तो यहाँ इस धारा में ये जो दो शब्द हैं, एक तो नॉन बेलेबल और दूसरा विश्वास करने का कारण, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे कहते हैं तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के में आवेदन कर सकता है। तो एक तो ये जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने की ये जो पावर है ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है। यहाँ स्पष्ट रूप से शब्द लिखे गए हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सेशन न्यायालय यानी सेशन कोर्ट।
तो यहाँ मजिस्ट्रेट को एंटिसिपेटरी बेल देने की पावर नहीं है। दूसरा, इसमें एक शब्द यूज किया गया है निर्देश यानी डायरेक्शन। तो कोर्ट केवल डायरेक्शन देती है, कोर्ट उस व्यक्ति की अरेस्ट पर कोई स्टे जारी नहीं करती, इंजेक्शन जारी नहीं करती है, बल्कि क्या जारी कर रही है, केवल एक डायरेक्शन जारी कर रही है कि जब अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी उसको बेल ग्रांट कर दे। तो आगे ये कह रहा है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। यानी न्यायालय केवल डायरेक्शन दे रहा है, और वो भी कब, वह न्यायालय ठीक समझे। यदि वो ठीक समझता है, न्यायालय पर बाध्यता नहीं है। यहाँ न्यायालय ठीक समझे शब्द से मतलब ये है कि न्यायालय को डिस्क्रिशन दिया गया है, अगर वो जरूरी समझता है तो डायरेक्शन जारी करेगा, अदरवाइज नहीं। और डायरेक्शन किसको जारी किया जा रहा है, उस अरेस्टिंग ऑफिसर को जारी किया जा रहा है, जो व्यक्ति गिरफ्तार करने वाला है, गिरफ्तार करने वाली जो अथॉरिटी है उसको डायरेक्शन जारी किया जाता है कि अगर आप इसको गिरफ्तार करो तो फिर इसको बेल पर छोड़ दिया जाए। तो बेल बॉन्ड जो व्यक्ति लेगा वो अरेस्ट करने वाला व्यक्ति ही लेता है। तो इसमें इसका मतलब, इस डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं करेगा, अरेस्ट तो करेगा, लेकिन अरेस्ट करने के फिर तुरंत बाद उसको बेल भी देनी पड़ेगी कोर्ट के आदेश के अनुरूप। दूसरी उपधारा जो है वो ये कहती है, जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उस निर्देश की ऐसी शर्तें जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। यानी ये जो सेक्शन 438 है, इसका ये जो सब सेक्शन 2 है, ये कुछ शर्तों के बारे में बताता है कि अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन जारी करता है कि उसको अरेस्ट करने पर उसको बेल आउट किया जाए या नहीं किया जाए, तो ऐसा अगर वो जब वो डायरेक्शन जारी करता है तो उसके तहत कुछ कंडीशन भी लगा सकता है। और वो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं वो इस सब सेक्शन में बताई गई है। ये 4 सब कंडीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, ये तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दी है। पहली कंडीशन ये बताई गई है कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। यानी पहला पॉइंट तो ये है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसको उपलब्ध रहेगा, ये उसकी पहली कंडीशन है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन में वो व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा तो फिर उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करना उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए अपराधी का ये बर्ताव आवश्यक है, ये बिहेवियर आवश्यक है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ सहयोग करे और इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। और मदद में पहली चीज यही है कि जो जो प्रश्न उससे पूछे जाएं उनका वो जवाब देने के लिए उपलब्ध रहे। वो उस प्रश्न का क्या जवाब देता है या जवाब देता है या नहीं देता है, ये तो उस व्यक्ति पर ही डिपेंड है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये डाली जा सकती है कि वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरी क्या शर्त हो सकती है कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। यानी वो गवाहों को टेम्पर विद नहीं करेगा। ये बात खास तौर से उस बेल ऑर्डर में ध्यान में रखी जाएगी और बेल ऑर्डर देते समय कोर्ट्स ये शर्त के रूप में उसमें लिख दी जाएंगी कि जिस अपराधी को एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि जमानत पर आज़ाद होने के बाद वो गवाहों को कोई अबेटमेंट देना शुरू कर दे या उनसे कोई प्रॉमिस करना शुरू कर दे या उनको कोई थ्रेटिंग देना शुरू कर दे कि वो उस अपराध से संबंधित जो सबूत है उनका खुलासा कोर्ट के सामने या उस आईयू के सामने ना करें। तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा, ऐसी शर्त उसको माननी पड़ेगी यदि कोर्ट उस बेल ऑर्डर में अंकित करती है। तो तीसरा है कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। जो वीआईपी या अमीर लोग हैं ये उनके साथ समस्या आती है कि उनके
मामलों में ये खतरा रहता है कि वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल देते समय कोर्ट इस बात की भी कंडीशन उनके ऑर्डर में डाल सकती है कि वो कोर्ट की पूर्व आज्ञा के बिना, कोर्ट की बिना आज्ञा के बिना वो भारत से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो और चौथी शर्त इसमें ये है कि वो जो सेक्शन 437 की सबसेक्शन 3 है उसमें जो शर्तें आरोपित की जा सकती हैं, यानी जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 437 में मजिस्ट्रेट को बेल देने की पावर है, तो जो शर्तें मजिस्ट्रेट डाल सकता है वो शर्तें एंटिसिपेटरी बेल के दौरान भी डाली जा सकती हैं। तो ये 4 बातें इसमें कही गई हैं शर्त के बारे में। अब जो तीसरा प्रोविजन है, इसकी तीसरी जो सब सेक्शन है वो ये कहती है, यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है। ये ऊपर के जो सब सेक्शन थे ये तो कोर्ट से एप्लीकेशन डिसाइड हो गई। अब वहां से जैसे बेल का एंटिसिपेटरी ऑर्डर उसको प्राप्त हो गया अक्यूज्ड का, तो अब अक्यूज्ड की और जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उसकी क्या ड्यूटी है, ये इस सब सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी पुलिस थाने का जो एसएचओ है या आईओ है, जो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, किसको, जिसको वो एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है, तो फिर वो गिरफ्तारी के समय या कस्टडी में रहते हुए उस व्यक्ति को फिर जमानत पर आजाद कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो जमानत देने के लिए तैयार होना चाहिए, तो उसको फिर वो जमानत पर छोड़ देंगे। इसमें ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि क्या वो जो एसएचओ है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस व्यक्ति को बेल देते समय गिरफ्तार करते समय उसका अरेस्ट मीमो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि अरेस्ट तो उसको करना जरूरी है। धारा की जो प्रोविजन है ये सब सेक्शन 3 है, इसको पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि अरेस्ट मीमो तो बनाएगा, क्योंकि अरेस्ट मीमो के माध्यम से ही वो गिरफ्तार करेगा। अदरवाइज तो उसके पास लिखित सबूत क्या है कि उसको गिरफ्तार किया या नहीं किया। उस अरेस्ट मीमो से ही हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और जब वो उस अरेस्ट मीमो के माध्यम से गिरफ्तार कर लेता है तो फिर उसको वो बेल पर छोड़ देगा, जैसा कि कोर्ट ने आदेश किया है। और आगे कहती है धारा, यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट ये निश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा। यानी इस लास्ट की 2 लाइनों में मजिस्ट्रेट को भी ये हिदायत दी गई है कि मान लीजिए उस व्यक्ति का केस मजिस्ट्रेट के पास है, तो मजिस्ट्रेट उस एंटिसिपेटरी बेल का जो ऑर्डर है उसके अनुरूप फिर उसका अरेस्ट वारंट जारी नहीं करेगा, बल्कि उसका बेलेबल वारंट ही जारी करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे परिवाद पर या अन्य कभी मजिस्ट्रेट मुलजिम का अरेस्ट वारंट जारी करते हैं, तो अगर वो व्यक्ति एंटिसिपेटरी बेल ले आता है तो फिर मजिस्ट्रेट उस एंटिसिपेटरी बेल के अनुरूप इस व्यक्ति को जमानती वारंट से ही बुलाएगा, ऐसा इस धारा में कहा गया है। तो ये हमने सेक्शन 438 के प्रोविजन पढ़े। अब हम इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस गुरुबख्श सिंह सीबिया को देखेंगे और उसके माध्यम से जानेंगे कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति की एंटिसिपेटरी बेल डिसाइड करती है तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी और क्या क्या गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय देने का निर्देश अधीनस्थ कोर्टों को दिया है। गुरुबख्श सिंह सीबिया का जो केस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने धारा 438 के स्कोप को जांचा था और इसमें 7-8 गाइडलाइन दी गई हैं। पहली गाइडलाइन ये कहती है, The power under section 438 CRPC is of an extraordinary character। तो इसमें ये कहा गया है कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर की कोर्ट्स को पावर दी गई है और इसी केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेज में ही यूज करना चाहिए। तो पहली गाइडलाइन इसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर की शक्ति बताती है। दूसरी गाइडलाइन में ये कहा गया है, सेक्शन 438 या दूसरा कोई भी प्रोविजन ब्लैंकेट ऑर्डर देने की इजाजत नहीं देता।
यानी उन्होंने कोर्टों को ये आगाह किया है कि वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में ब्लैंकेट ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब ये है कि वो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति अनावश्यक फायदा उठा सके। यानी ऐसे मामलों में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जा सकती जो अभी घटित ही नहीं हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन अधीनस्थ कोर्टों को ये चेताती है कि ब्लैंकेट ऑर्डर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में जारी नहीं किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है तो उसका पूरा खुलासा होना चाहिए कि वो व्यक्ति किन किन शर्तों के तहत कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठाएगा। तीसरा है कि सैड पावर इज नॉट अनगाइडेड और अनकैनलाइज्ड। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने की ये जो पावर है ये अनगाइडेड पावर नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें बिल्कुल कुछ विधि के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और उन सिद्धांतों के अनुरूप ही न्यायालय वो एंटिसिपेटरी बेल किसी व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से आर्बिट्रेरी रूप से मनमाने तरीके से इस शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और धारा 437 में जो लिमिटेशन दी गई हैं वो भी इन्होंने यहाँ लागू बताई हैं कि एंटिसिपेटरी बेल के मामले में भी वो लिमिटेशन लागू रहेंगी। अगला इसमें बताया गया है एक्यूज्ड को ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से स्पेशल रीजन हैं जिनकी वजह से सेक्शन 438 के तहत एंटिसिपेटरी बेल उसे दी जाए। यानी वो न्यायालय को संतुष्ट करेगा। हमने सब सेक्शन 1 में भी ये देखा कि उसमें रीजन टू बिलीव शब्द लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति के पास ऐसे कारण होने चाहिए जिनके आधार पर वो न्यायालय को ये विश्वास दिला सके कि क्यों उसके पक्ष में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाए। पांचवा इसमें पॉइंट है जहां ये संभावना हो कि धारा 27 एविडेंस के तहत मुलजिम पुलिस को कोई सूचना दे सकता है या पुलिस को कोई रीजनेबल इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलने की संभावना हो तो फिर सेक्शन 438 का यूज नहीं करना चाहिए। यानी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है उस पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इस एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर का। अदरवाइज तो क्या होगा कि अगर इस एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर ने पुलिस की इस पावर पर प्रभाव डाला तो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त रूप से सबूत इकट्ठे नहीं कर पाएगी और फिर अपराध का खुलासा नहीं हो पाएगा या फिर उस व्यक्ति को उसके किए की सजा नहीं मिल पाएगी। तो कोर्ट्स को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर जब भी ग्रांट किया जाए तो ये देखना चाहिए कि इससे पुलिस की अन्वेषण करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है उस पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है या इससे कोई सबूत तो नष्ट नहीं हो जाएगा या पुलिस को ये अड़चन तो नहीं लगेगी कि वो कोई सबूत इकट्ठा करने में असमर्थ हो जाए। अगला है डेथ पेनल्टी और एलआई के मामलों में एंटिसिपेटरी बेल नहीं देनी चाहिए जब तक कि कोर्ट को ये ना लगे कि चार्जेज फॉल्स हैं या ग्राउंडलेस हैं। यानी डेथ पेनल्टी और एलआई के मामलों में कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि वहाँ फॉल्स जब तक चार्जेस ना हो तब तक बेल नहीं दी जानी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में भी यही बात कही गई है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कई बार लगाए जाते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और वहाँ करप्शन के उन पर आरोप होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगली गाइडलाइन में ये कहा गया है कि कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि चार्जेस मेलाफाइड नहीं हो, जनरल किस्म के आरोप कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं होते, बेसलेस अगर मामला हो तो फिर 438 का लाभ दिया जा सकता है। यानी कोर्ट्स को वही बैलेंस करने वाली बात है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि मुलजिम को गलत फंसाया जा रहा है या उसको बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया जा रहा है
झूठा मामला है, तब तो 438 का उसको लाभ दिया जा सकता है। लेकिन अगर वास्तव में उसने कोई अपराध किया है और उससे पुलिस की जो सबूत इकट्ठा करने की जो पावर है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो फिर बेल नहीं देनी चाहिए। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि एंटिसिपेटरी बेल कितने समय तक प्रभावी रहती है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है उस वक्त जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होती है तो वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण लेता है, और फिर उक्त कोर्ट्स को ये लगता है कि उसको बेल देनी चाहिए तो एंटिसिपेटरी बेल की डायरेक्शन ऐसे मामलों में देते हैं। तो पुलिस अधिकारी फिर इन्वेस्टिगेशन लेवल पर उस व्यक्ति को बेल दे देता है। लेकिन जब चार्जशीट पेश होती है तो ये देखने में आता है कि चार्जशीट के समय पर मुलजिम वापस कोर्ट में उसको उपस्थिति देनी होती है और अपना एक बेल एप्लीकेशन उसको प्रॉपर रूप में 437 या 439 में वापस से पेश करना होता है, उसको वापस से फिर ऑर्डर कराना होता है कोर्ट से। हालांकि कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर होने के कारण बेल दे देते हैं, लेकिन बेल उसको वापस चार्जशीट पेश होने पर पुनः प्राप्त करनी पड़ती है। तो कोर्ट्स के सामने ये सवाल उठा कि क्या एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही खत्म हो जाता है या ये ट्रायल के एंड तक चलता है। तो इस मामले में सुशीला अग्रवाल का लेटेस्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है और ये जजमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, और इसमें इसी कंट्रोवर्सी के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एंटिसिपेटरी बेल के मामले में कोई भी टाइम लिमिट निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये इन्वेस्टिगेशन लेवल तक ही रहेगा और चार्जशीट पेश करते ही खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका प्रभाव ट्रायल के एंड तक चलेगा। तो इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अब लगता है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद और चार्जशीट पेश होने पर दोबारा बेल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पुलिस अधिकारी ने ही जो बेल एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर के अनुसार दी है वही बेल जो है वो कोर्ट्स में भी मान्य रहेगी। अब हम सेक्शन 439 पर चलते हैं। सेक्शन 439 ये कहता है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ये निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है जमानत पर छोड़ दिया जाए। यानी 439 की जो पावर है वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की है, और ये तब लागू होती है जब कोई मुलजिम कस्टडी में होता है किसी व्यक्ति पर। एक तो इसमें ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, और नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, और वो व्यक्ति जो है वो कस्टडी में होना चाहिए। तब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इस तरह का डायरेक्शन देंगी कि उसको बेल आउट कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रकार का है तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है। यानी जो 437 की सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हो, और या वो आईपीसी के चैप्टर 6 और चैप्टर 16 और 17 के अंतर्गत अगर आता हो, और ऐसे मामलों में अगर बेल दी जाती है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपनी सेक्शन 439 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो वो उस पर शर्तें भी आरोपित कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो सेक्शन 439 है इसके अंदर 2 क्लोज हैं। जो पहला क्लोज है वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को सशक्त करता है, एम्पावर्ड बनाता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकते हैं, और इस पर उन पर कोई राइडर भी नहीं लगाया गया है कि किन मामलों में वो दे सकते हैं, किन मामलों में वो नहीं दे सकते। हालांकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडिंग प्रिंसिपल तय किए हैं जिनके आधार पर कोर्ट्स ये देखेंगे कि उनको बेल देनी चाहिए नहीं या नहीं देनी चाहिए, लेकिन धारा में ऐसी कोई शर्त उस पर आरोपित नहीं की गई है, कोई कंडीशन इस तरह की आरोपित नहीं की गई है कोर्ट्स पर। ये केवल कोर्ट्स का ही अपना डिस्क्रिशन है, और कोर्ट्स को ही हर मामले में उस केस की तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए ये तय करना होता है कि उस पर्टिकुलर मुलजिम को बेल दी जाए या नहीं दी जाए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी तय नहीं किया जा सकता कि किस मामले में दी जाएगी और किस मामले में नहीं दी जाएगी। ये टोटल एंड टोटल उस केस के फैक्ट्स एंड उस केस की सर्कमटेंसेस के आधार पर ही न्यायाधीश को तय करना पड़ेगा, और इसलिए ये बहुत ही वाइड पावर है सेशन कोर्ट की और माननीय हाई कोर्ट की। ये जो
सेकंड इसका जो सब सेक्शन है वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बेल कैंसिलेशन की पावर के बारे में बताता है। इस सब सेक्शन 1 में 2 क्लॉज दिए हुए हैं, ए और बी। पहला जो क्लॉज है ए, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब मुल्जिम कस्टडी में हो तो बेल देने की बात करता है, और जो सेकंड जो बी नंबर का जो क्लोज है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए। यानी ये जो पावर है ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की वो पावर है जिसमें अगर किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल दी है लेकिन कंडीशनल बेल दी है तो वो इन कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इसमें कंडीशंस को मॉडिफाई करने की पावर है, वो उस कंडीशन को बिल्कुल नष्ट भी मतलब उस कंडीशन को बिल्कुल निरस्त कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक सेशन कोर्ट में पीटा एक्ट का मामला आया, तो पीटा एक्ट के मामले में जो मुल्जिम होते हैं वो कुछ लड़कियां होती हैं जो अनावश्यक देह व्यापार में सम्मिलित रहती हैं, तो लड़के लड़की या कोई भी जेंट्स उसमें पकड़े जाते हैं। तो ये इस तरह की जो लड़कियां इस अपराध में लिप्त होती हैं ये अपना जो एड्रेस है वो छुपा के रखती हैं, तो उनका सही एड्रेस कोर्ट के सामने नहीं आ पाता। और फिर जब उनको एक बार बेल मिल जाती है तो उसके बाद वो ट्रायल भुगतने के लिए भी नहीं आती हैं, क्योंकि वो कोई नागालैंड की होती है, कोई दिल्ली की होती है, कोई सिक्किम की होती है, तो दूर दूर से इसमें लड़कियां आती रहती हैं। तो जो ही उनको बेल मिलती है वो फिर गायब हो जाती हैं, या तो हो सकता है वो नाम भी बदल लें और या अपना पता बदल के फिर उसी काम में लिप्त हो जाती होंगी। तो कोर्ट्स के सामने वो जो केसेज हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, या तो उनको स्टैंडिंग वारंट जारी करके और दाखिल दफ्तर करना पड़ता है, और तो इस तरह के डायरेक्शन कोर्ट उसमें जारी कर देता है कि जब भी ये मुल्जिम आएंगे तब इनकी ट्रायल वापस से चलाई जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि उन केसेस के ट्रायल में बड़ी दिक्कत आती है। तो सेशन कोर्ट ने क्या किया कि इस तरह का एक उसमें कंडीशन डाल दी उनको बेल देते समय कि इनके जो पते हैं वो पुलिस वेरीफाई करके न्यायालय में पेश करेगी और तब इनको वेरीफाई पतों के आधार पर फिर जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो इस आदेश से क्या हुआ कि उन लोगों की बेल वेरीफाई नहीं, उन लोगों के एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाए और महीने 2 महीने तक उनको बेल ही नहीं मिल पाई। तो फिर उन लोगों ने अपने घर वालों के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट में अप्रोच किया, मतलब वहाँ एक एप्लीकेशन लगाई। तो फिर हाई कोर्ट ने उसमें ये डायरेक्शन दिया कि इसमें ये शर्त तो सेशन कोर्ट ने ठीक लगाई है, क्योंकि कोर्ट के सामने ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है इससे कैसे निपटा जाए उसी के संदर्भ में लगाई गई है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी हार्श हो गई है और एक एक डेढ़ महीने तक बेल होने के बावजूद भी ये लोग रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। तो एक वाया मीडिया उन्होंने निकाला और इस कंडीशन को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि उनके आधार कार्ड इसमें लिए जा सकते हैं, कि आधार कार्ड कोर्ट ले ले, और उनको ये भी पाबंद करते हैं कि जब भी आपके एड्रेस में कोई भी चेंज होगा तो वो आप कोर्ट को सूचित करेंगे। तो इस तरह का शर्त को मॉडिफाई करके और फिर वो लोग बेल पर छूट पाए। तो ऐसी कंडीशन कोर्ट को अपनी ये जो एक्सपीरियंस है ये कोर्ट को धीरे धीरे जो केसेज हैं उनमें क्या क्या प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं उनके आधार पर हो जाता है, और फिर कोर्टें अपने हिसाब से भी कंडीशन उसमें बेल ऑर्डर्स में लगाने लग जाती हैं, क्योंकि कोर्ट का उद्देश्य ट्रायल को पूरा करना है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि मुल्जिम बीच ट्रायल में ही भाग जाएगा और टर्न अप नहीं होगा तो फिर समस्या आती है। तो ये जो शर्त है ये उसकी मॉडिफाई करने की है। आगे इसमें कहा है, एक प्रोविजो जोड़ा है, और प्रोविजो ये कहता है, परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यानी ऐसा अपराध है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन है, या जो यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, और या फिर वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन तो नहीं है, ट्राइबल बाय हो सकता है वो मजिस्ट्रेट ही हो लेकिन उसमें LI की सजा हो, ऐसा कोई मामला हो। जैसे ये जो सेक्शंस हैं फोर्जरी वाले 468, 467, तो इसमें ये LI की सजा है।
तो ऐसे मामलों में जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ये राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है। यानी ऐसे जो मामले होते हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल वाइसेशन होते हैं या फिर जिनमें एलआई की सजा का प्रोविजन है, तो ऐसे मामलों को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बिना पीपी को सूचना दिए उन बेल एप्लीकेशंस को नहीं सुनेंगे। केवल वो उसी परिस्थिति में सुने जाएंगे जब बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो और पीपी को नकल देना प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा हो। तो ऐसी कोई अगर वहां सिचुएशन है तो ही इसमें एक्सक्यूज दिया गया है, अदरवाइज पीपी को नकल देनी पड़ेगी और पीपी को सुनवाई के पश्चात ही वो बेल एप्लीकेशंस डिसाइड होंगी, ये प्रोविजो कहता है। इसमें ये प्रोविजो इसके पीछे का अगर हम कंसेप्ट समझे तो ये समझ में आता है कि जो विक्टिम का पक्ष है वो बेल एप्लीकेशन से पहले सुना जाना चाहिए, क्योंकि जहां मुल्जिम के अपने राइट का सवाल है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ विक्टिम भी वो व्यक्ति है जिसको न्याय प्राप्त करना है, क्योंकि उसके साथ अपराध हुआ है। तो कोर्ट को दोनों पक्ष देखने चाहिए और इसीलिए ये प्रोविजो की व्यवस्था की गई है कि कई बार क्या होता है कि मुल्जिम डायरेक्ट बेल एप्लीकेशन पेश कर देते हैं और हाई कोर्ट्स में तो केस डायरी मंगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी केस डायरी वहां जाएंगी, हर मामले में केस डायरी वहां नहीं पहुंच पाती है। तो नीचे की जो लोअर कोर्ट है उनके ऑर्डर के आधार पर ही वहां सुनवाई कर ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कभी ये संभावना बने कि विक्टिम का पक्ष बिना सुना अनसुना रह जाए। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि जो वहाँ पीपी होते हैं उनको सुन लिया जाए, ताकि वो विक्टिम की तरफ से अपनी बात कह सकें, गवर्नमेंट की तरफ से अपनी बात कह सकें। अब इसमें एक क्वेश्चन पर हम विचार करेंगे कि कई बार पुलिस ऑफिसर किसी मामले में जमानत दे देते हैं, जैसे मान लो बेलेबल ऑफेंस ही है और उन्होंने बेल दे दी और बाद में कोई ग्रीवियस ऑफेंस की धारा लग गई, नॉन बेलेबल ऑफेंस की धारा लग गई। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अब पुलिस ऑफिसर उस बेल को निरस्त करवाएगा या फिर वो उस बेल को निरस्त करवाए बिना ही उसको पुनः गिरफ्तार कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और हम डे टू डे की कोर्ट लाइफ में भी ये देखते हैं कि कई बार ऐसी प्रैक्टिकल समस्याएं कोर्ट के सामने आती हैं। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का 1 जुलाई 2019 का केस है और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 816-816/2019। तो इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अक्यूज्ड कैन सरेंडर एंड अप्लाई फॉर बेल फॉर न्यूली एडेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन इवेंट ऑफ रिफ्यूजल ही सर्टेनली बी अरेस्टेड। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बेल मिल गई है पहले और उसके खिलाफ केवल जमानती धाराएं थी और बाद में उस पर कोई कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस की धाराएं जोड़ी जाती हैं, तो उसको कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए और फिर कोर्ट से बेल मांगनी चाहिए। अगर कोर्ट उसको बेल दे देती है तब तो ठीक है, और अगर बेल से वो रिफ्यूज करती है, बेल उसको नहीं मिलती है, तो फिर उसको अरेस्ट ही होना पड़ेगा। एक तो उन्होंने इस मामले में ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आईओ कैन सीक ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट अंडर सेक्शन 437(5) और सेक्शन 439(2) फॉर अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज कस्टडी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो अनुसंधान अधिकारी है उसको अगर मजिस्ट्रेट योग्य मामला है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने उसको बेल दी है, तो फिर उसको 437(5) के अंदर जो सेक्शन 437 है उसका क्लोज 5 है, उसके तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट अगर बेल लेता है तो फिर मजिस्ट्रेट ही उसको कैंसिल कर सकता है। और अगर पुलिस अधिकारी ने बेल दी है या फिर किसी सेशन कोर्ट ने उसको बेल दी है तो फिर अनुसंधान अधिकारी को 439 सब सेक्शन 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोर्ट के समक्ष ही जाना पड़ेगा, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष, और फिर वो ही बेल कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इसमें इन्होंने कहा। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग पॉलिसियां थी और इसमें दो तरह के डाइवर्जेंट व्यू आ रहे थे। कुछ हाई कोर्ट्स कहती थी कि अक्यूज्ड को एक बार बेल मिलने पर उसे कैंसिल करना होगा
और फिर दोबारा उसको अरेस्ट करना होगा। यानी उसको एक बार अगर बेल मिलती है तो फिर बेल को कैंसिल कराना पड़ेगा और फिर दोबारा से उसको कैंसिल कराने के बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा व्यू कुछ हाई कोर्ट्स का ये था कि बेल कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। मुलजिम को के खिलाफ अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस की नई धारा ऐड हो गई है तो उसको बेल कैंसिल कराए बिना ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप राम के केस में इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने की कोशिश की है और ये कहा है कि वो माननीय इसमें माननीय कोर्ट्स के सामने जाएगा आईओ या फिर मुलजिम खुद सरेंडर कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्शन ये जो 439 की जो सबसेक्शन 2 है इसमें कोर्ट्स को एम्पल पावर है। कोर्ट्स चाहे तो बेल कैंसिल कर सकती हैं और कोर्ट चाहे तो बिना बेल को कैंसिल किए भी उस मुलजिम को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती हैं। और मुलजिम को अरेस्ट करने का अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि पुराना बेल ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो ये प्रदीप राम के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्यूज्ड को पहले अगर बेल दे दी गई है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नॉन बेलेबल ऑफेंस की अगर कोई धारा जोड़ दी है तो मुलजिम को पुनः अरेस्ट करने के लिए उसे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी जिसने बेल दी थी। यानी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पहले बेल दे दी और अब वह दोबारा उसको गिरफ्तार करना चाहता है तो वो अपने आप से उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, उसे कोर्ट से ऑर्डर इस बारे में लेना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेशन कोर्ट ने अगर बेल दी है, जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगी तो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा में मान लो सेशन कोर्ट से उसको बेल मिल गई। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसी दौरान वो विक्टिम मर जाता है तो अब आईओ जो है उसमें सेक्शन 302 यानी मर्डर की धारा जोड़ेगा। तो अब उसको सेशन कोर्ट से बेल उसको मिल चुकी है और वो बेल धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में मिली थी। लेकिन अब धारा 302 में क्या होगा? क्या आईओ उसको गिरफ्तार कर सकता है 302 में या अब उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, पहली ही बेल से काम चलता रहेगा, ये क्या स्थिति रहेगी? तो ये प्रदीप राम के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जब नॉन बेलेबल धारा कोई नई जोड़ी है तो अगर आईओ चाहता है कि उसको गिरफ्तार करने पर ही ये तफ्तीश कंप्लीट हो पाएगी तो फिर उसको वापस सेशन कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और फिर सेशन कोर्ट जैसी परिस्थितियां हैं वैसी कार्य करेगा। वो चाहे तो बेल कैंसिल करे और फिर उस मुलजिम को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे और या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो बिना बेल कैंसिल किए भी मुलजिम को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे सकता है। ये सेशन कोर्ट पर डिपेंड है क्योंकि अगर वो उसको गिरफ्तार करने की पावर दे देता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो इसका मतलब यही होगा कि उसने पुरानी बेल कैंसिल कर दी है। लेकिन उसको कोई इफेक्टिव रूप से पुरानी बेल के कैंसिल करने का ऑर्डर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। सेक्शन 439 की बेल देते समय कोर्ट्स किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगी, वे कौन सी गाइडलाइन है जो इस मामले में कोर्ट्स को देखनी चाहिए? तो इसमें पहला है नेचर ऑफ ग्रेविटी, यानी उस ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, इस पॉइंट को वो देखेंगी। रोल ऑफ एक्यूज्ड, मुलजिम का रोल भी देखा जाएगा। कई बार जैसे मान लीजिए एक कोई अपराध हुआ तो उसमें कई सारे मुलजिम अगर शामिल हैं तो हर मुलजिम का अपना एक अलग रोल होता है। कोई मुलजिम अबेटर के रूप में भूमिका निभाता है, कोई उसमें सहायता करता है, कोई कंस्पिरेसी में शामिल होता है, कोई उसका मुख्य मुलजिम होता है जो उस व्यक्ति को मारता है। तो उनके अलग अलग रोल होते हैं। तो कोर्ट बेल देते समय उनके रोल को देखेगी कि इस व्यक्ति ने क्या काम किया है। फिर ये भी देखा जाएगा कि क्या ये पहले कन्विक्ट रहा है, यानी उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी देखा जाएगा, हैबिचुअल वो ऑफेंडर है या नहीं है, ये परिस्थिति भी देखी जा सकती है। लाइकलीहुड टू रिपीट ऑफेंस, ये भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति है कि ये देखा जाएगा कि मुलजिम का आचरण कैसा है और क्या वो ऑफेंस को दोबारा रिपीट कर सकता है। क्या ऐसी कोई परिस्थिति उन तथ्य और परिस्थितियों से जो मटेरियल कोर्ट के सामने है उसको देखकर बनती है या नहीं बनती है। गवाहान को टेम्पर विद करने की क्या कोशिशें हो रही हैं। अगर परिवादी ये कहता है कि उसके परिवार को या उनको धमकी दी जा रही है
या कोई और परिस्थिति है, ऐसा लगता है कि कोई थ्रेट है या उनको राजीनामा करने के लिए डराया धमकाया जा सकता है, तो ये इन परिस्थितियों को भी इस पर विचार किया जाएगा। तो पूरे मैटर को कोर्ट्स बहुत केयरफुल तरीके से एग्जामिन करेंगी, देखेंगी कि क्या क्या इसमें प्रूफ हैं, क्या क्या मटेरियल कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाई है। तो उसके आधार पर फिर अगर बनता है कोई केस कि इसको बेल आउट करना चाहिए तो करेंगी, अदरवाइज तो नहीं करेंगी। इसमें एक बहुत अच्छा केस है चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, 2004 ब्रैकेट में 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज 5-5। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ये देखेंगी कि बेल क्यों दी जा रही है और इसके बारे में अपने कारणों को भी लिखेंगी। और हमेशा जब कोई बेल रिजेक्ट की जाती है तो उस वक्त कारण लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बेल दी जा रही है तो कोर्ट कारण अवश्य लिखेंगी कि उस व्यक्ति को क्यों बेल दी जा रही है। और कोर्ट ये भी देखेगा कि खास तौर से उस वक्त जब मुलजिम पर सीरियस एक्यूजेशन हो, यानी अगर उस पर बहुत सीरियस आरोप है, तो कोर्ट ये देखेगा कि नेचर ऑफ एक्यूजेशन क्या है, सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या है। ये भी देखा जाएगा कि जिस धारा का आरोप उस व्यक्ति पर लगाया गया है उसमें कितना दंड है, कितना पनिशमेंट है। नेचर ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस क्या है वो भी देखा जाएगा। और प्राइमा फेसी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस को केवल मेरिट पर देखना जरूरी नहीं है। और इस बारे में तो जयप्रकाश सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट्स बेल देते समय केवल प्राइमा फेसी केस देखेंगी, मेरिट पर उसका देखना जरूरी नहीं है। इस मामले में जो जयप्रकाश था, इस पर हत्या का कोई मामला था, और तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्थापित प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर ही कोर्ट अपने डिस्क्रिशन का यूज करेंगी, और उन स्थापित प्रिंसिपल्स के खिलाफ डिस्क्रिशन का यूज नहीं किया जा सकता। जो बेल का कानून है वो लॉ से ही गवर्न होता है, और इसमें कोर्ट्स की जो आर्बिट्रेरीनेस है वो नहीं चलेगी। फैंसीफुल या वेग कारण के आधार पर किसी भी मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती है। तो ये इसमें कारण रहते हैं। और एक बहुत अच्छा केस मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, कल्याण चंद्र सरकार वर्सेज राजेश रंजन का। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का केस है, 2004 ब्रैकेट में 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज 21। तो ये जो पप्पू यादव था ये बिहार का एक बाहुबली नेता था और MP था। तो इसमें जब जो सेशन कोर्ट थी उसने प्रोडक्शन वारंट से इसको तलब किया था, और तब इस व्यक्ति ने क्या किया कि कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट की कोई इज्जत नहीं की, और जब पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार करके लेकर आ रहे थे तो उस दौरान ही इसने कुछ भीड़ को संबोधित किया, ये स्पीच दे रहा था। और फिर जब इसको कोर्ट ने बेल नहीं दी, सेशन कोर्ट ने इसको जेल भेज दिया, तो फिर ये जेल जाने की बजाय अपने जो अधिकारी थी, प्रशासन वाले जो लोग थे, उनको अपने प्रभाव में लेते हुए ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इससे मिलने जुलने आते रहे, और वहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसको जेल भेजा गया है। फिर माननीय हाईकोर्ट से इसकी बेल हो गई। तो जिस दिन इसकी बेल हुई माननीय हाईकोर्ट से, तब इसने जेल में एक पार्टी का आयोजन किया, और बड़े जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे उस पार्टी में शामिल हुए, और काफ़ी गाना और डांस और सब जेल जो प्रशासन था वो भी उसमें शामिल रहा। तो ये जो परिवादी था कल्याण चंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट गया, और वहाँ इसने माने सुप्रीम कोर्ट से गुहार की कि ये कौन सी कस्टडी है और ये कैसा रूल ऑफ लॉ है जो इस व्यक्ति को जेल में पार्टी करने की इजाज़त दे रहा है। और ये कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर आते समय भी भीड़ को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, स्पीच दे रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो ये कोई मतलब रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, क्या सिचुएशन है, ये इस तरह की उसने
माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर की परिवादी ने, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और गुस्सा व्यक्त किया कि वास्तव में इस व्यक्ति का कैसा बिहेवियर है, ये इस कानून के प्रति इसके अंदर कोई भावना ही नहीं है। और फिर उन्होंने इसका केस बिहार में जब इसका केस चल रहा था तो इस पप्पू यादव को वहां की जेल से और दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया कि इसको वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये अपनी सुनवाई में भागी होना चाहता है तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई का मौका दिया जाए, अन्यथा ये उपस्थित नहीं रहेगा। तो ये देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस के प्रति अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स और जो रूल एस्टैब्लिश्ड हैं बेल देने के मामले में, उनके प्रति कितनी नीचे की कोर्ट्स को चेताती रहती हैं कि वो बहुत केयरफुल तरीके से काम करें। और जो इंटरेस्ट है भाई, एक जो मुलजिम है ठीक है, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और इंडिविजुअल उसको लिबर्टी का भी राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी को चुनौती दे, कानून व्यवस्था को चुनौती दे और विक्टिम का जो न्याय प्राप्त करने का अधिकार है उस पर प्रहार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए और कोर्ट्स को ये देखना चाहिए। और ये दोनों ही तराजू में उनको, एक तरफ मुलजिम और एक तरफ सोसाइटी का इंटरेस्ट, इनको बैलेंस करके चलना कोर्ट की ड्यूटी है, तभी हम रूल ऑफ लॉ को स्थापित कर पाएंगे। तो इस तरह हमने इन कानूनी प्रावधानों और विभिन्न लीडिंग केसेज के माध्यम से ये देखा कि जमानत की शक्तियों का कैसे न्यायालयों को यूज करना चाहिए और वे कौन से स्थापित मानदंड हैं जिनके आधार पर न्यायालयों को चलना पड़ता है। अब हम सेक्शन 440 को देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि बंद पत्र की रकम और उसे घटाना, यानी अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ये निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए। यानी इसमें दो पावर्स की बात की गई है। पहला जो सबसेक्शन है वो ये बात करता है कि जब कोर्ट्स जमानत देती हैं तो जो बेल बॉन्ड की रकम है वो किस आधार पर वो डिसाइड करेंगी। तो इसमें ये बताया गया है कि ना तो वो कोई ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। रीजनेबली केस के फैक्ट्स एंड तथ्य, परिस्थितियों, ऑफेंडर की आर्थिक स्थिति, इन सब को देखते हुए उनको तय किया जाना चाहिए कि कितने राशि के बेल बॉन्ड कोर्ट को लेने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बहुत ज़्यादा बेल बॉन्ड की राशि ली गई है, बहुत ज़्यादा राशि के बेल बॉन्ड अगर लिए गए हैं, तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को ये पावर है कि वो उसको घटा भी सकते हैं। सेक्शन 441 के तहत बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज की बात कही गई है कि किसी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंद पत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक प्रतिभुओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, इस शर्त का बंद पत्र निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंद पत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा। यानी इसमें ये बताया गया है कि जब कोर्ट बेल बॉन्ड का ऑर्डर कर देता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में बेल बॉन्ड अपने पेश करेगा और उसमें वो सारी शर्तें लिखेगा कि वो वर्णित समय और स्थान पर हाजिर हो जाएगा। यानी कोर्ट में अपनी अपीयरेंस दे देगा और जो समय उसमें दिखाया गया है वो समय उसमें लिखा जाएगा और वो जो स्थान है, जैसे मान लो अगर कोर्ट में हाजिर होना है तो उसमें कोर्ट लिखा जाएगा और कौन सी कोर्ट में हाजिर होना है तो उसमें ये भी वो लिखा जाएगा और फिर लिख कर वो कोर्ट के अंदर इसको पेश करेगा और ये उसमें लिखेगा कि वो बराबर अपनी शर्तों की पालना करते हुए कोर्ट में हाजिर होता रहेगा। तो ये जो बेल और बॉन्ड है ये कोर्ट में आदेश के अनुरूप पेश करने जरूरी होते हैं। दूसरी सबसेक्शन ये कहती है कि जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है वहां बंद पत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी। यानी अगर शर्त के अधीन छोड़ा गया है तो फिर वो जो कंडीशन है वो भी बॉन्ड में लिखी जाएगी। जो इसका सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जब ऐसा अगर अपेक्षित हो तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के समक्ष भी उनको उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाएगा। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कोर्ट्स के सामने कि भाई अपीलेट कोर्ट में आपको उपस्थित होना है, तो अगर ऐसी कोई बात है, कोई बाध्यता है तो वो भी वो बेल बॉन्ड में लिखता है। चौथा है, ये जो चौथा इसकी सबसेक्शन है ये बेल बॉन्ड को अटेस्ट करने के बारे में है
कि जब कोर्ट के सामने बेल बॉन्ड पेश कर दिए जाते हैं तो कोर्ट बेल बॉन्ड को अटेस्ट करता है, और जब अटेस्ट करने से पहले वो इसकी जांच भी करेगा, क्योंकि जो बॉन्ड होता है और उसके साथ जो श्योरिटी लिए जाते हैं तो कोर्ट को ये देखना होता है कि ये श्योरिटी कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मोतबर हैं, यानी ये इन शर्तों की पालना कितनी योग्यता से ये करवा देंगी, ये बेसिकली कोर्ट को देखना होता है। कोर्ट को ये भी देखना होता है कि कोई जमानती फेक नहीं हो। और कोर्ट में हम कई बार ये देखते हैं कि पहले जैसे उन जमानतियों की फोटोग्राफ लेने का कोई प्रोविजन नहीं था, तो फिर जो भी जमानती जब बेल बॉन्ड उनके जब्त हो जाते थे, फोरफिट हो जाते थे, तो वही कोर्ट में आते और वो कहते कि हमने ये तो हमारे सिग्नेचर ही नहीं है, हमने तो ये अंगूठा ही नहीं किया, और हम तो हैं ही नहीं। तो वो साफ साफ मना कर देते कि ये जमानती तो कोई और है, हमने तो ये जमानत नहीं दी थी। तो फिर कोर्ट ने सावधानी के नियम को अपनाते हुए धीरे धीरे ये एक परंपरा डेवलप हो गई कि जमानतियों के फोटोग्राफ लेने शुरू हो गए। तो जब फोटोग्राफ लिए जाए तो कोर्ट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि फोटोग्राफ के ऊपर उनके सिग्नेचर भी करवाने चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफ होने के बावजूद कई बार वो ये कंप्लेंट करते हैं कि ये फोटोग्राफ हम नहीं जानते कि ये फोटोग्राफ हम किसने लगा दिया, क्योंकि ये हमारा फोटोग्राफ नहीं है। या फिर वो ये कहेंगे कि हम ये जमानती नहीं है, ये फोटोग्राफ हमारा केवल फोटोग्राफ ही लग गया, हमने तो कोई जमानत नहीं थी। तो इसलिए हमेशा उस पर सिग्नेचर भी करवाए जाने चाहिए, ताकि वो फिर अगर वो वास्तव में वही व्यक्ति है तो फिर वो उसको डिनाई नहीं कर सके। और इसके लिए इस धारा में ये प्रोविजन भी दिया हुआ है कि ऐसी श्योरिटी के साथ उनके एफिडेविट भी लिए जा सकते हैं। एफिडेविट लेने का मकसद यही है कि उस पर अगर वो झूठ बोलता है तो फिर ऑथ एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि उसने झूठी ऑथ कोर्ट के सामने ली। तो शपथ पत्र लेने से कोर्ट को ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ ये जो 4th नंबर पॉइंट है, ये जमानतियों की जांच करने के बारे में ही है, श्योरिटियों की इंक्वायरी करने के बारे में है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट को ये देखना होता है कि जो मुल्जिम है वो ट्रायल भुगतने के लिए, ट्रायल को फेस करने के लिए कोर्ट में आए। इसी से जो जुड़ा हुआ प्रोविजन है वो सेक्शन 441 का है। ये जो सेक्शन 441A का प्रोविजन है, ये कहता है कि श्योरिटी डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज, यानी श्योरिटीज द्वारा घोषणा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभूत है, यानी वो अगर उसकी श्योरिटी दे रहा है, तो न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा। यानी वो व्यक्ति घोषणा करेगा कि मैं इस मुल्जिम की बेल दे रहा हूँ। साथ में कोर्ट के सामने प्रैक्टिकल समस्या क्या आती है कि कोर्ट्स में कई बार जो बड़े शहर होते हैं उनमें पीठासीन अधिकारी उस जमानती को जानते नहीं होते हैं, वकील भी नहीं जानते होते हैं, तो कुछ लोग एक रैकेट की तरह काम करने लग जाते हैं जमानत देने का ही। वो पैसे लेते हैं उन मुल्जिमों से और फिर उनके बदले में जमानत दे देते हैं। तो ये रैकेट डेवलप ना हो कोर्ट्स में, इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है जब जमानत को अटेस्ट किया जाए। और इसीलिए ये जो 441 की डिक्लेरेशन है, ये उसी के अकॉर्डिंग है कि अब ये प्रोविजन कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति जमानत देगा वो डिक्लेयर करेगा, एक डिक्लेरेशन कोर्ट में पेश करेगा कि वो किस किस व्यक्ति की आज तक जमानत दे चुका है, ताकि कोर्ट को ये पता लग सके कि कहीं इसने जमानत देना अपना प्रोफेशन तो नहीं बना लिया। तो उसको रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो जिनके लिए उसने प्रतिभूत दी है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टताएं दी जाएंगी, तो वो उसमें जो भी रेलिवेंट उसकी विशिष्टियां हैं वो उन सबको भरेगा कि आज तक किन किन मामलों में कौन कौन सी जगह पर वो जमानत दे चुका है। ये कौशन का नियम है, एक सावधानी का नियम है। और जब बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाते हैं, ये समस्या तब आती है क्योंकि जब कोई मुल्जिम जमानत पर छूट रहा होता है तब वो या उसके परिवारजन उन सबको बड़ी जल्दी होती है और वो हर बात की हाँ भरने के लिए तत्पर होते हैं, हाँ ऐसा भी कर देंगे, हाँ ऐसा भी कर देंगे। लेकिन जब उनके बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाते हैं और जब वो दोबारा कोर्ट में सरेंडर होता है या कोर्ट के अरेस्ट वारंट से आता है, और तब जो सेक्शन 446 है, 446 की कार्रवाई उन पर होती है पेनल्टी को वसूलने के लिए, तब वो कोर्ट में बिल्कुल अपने आप को गरीब और दयनीय दिखाते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने तो जमानत दी नहीं,
या उनके पास तो कुछ नहीं है। तो ये कोर्ट का ये जिम्मा है कि ऐसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई करे और झूठी जो जमानती हैं उन पर पहले से ही शिकंजा कसा जाए। तो इसलिए ये डिक्लेरेशन और जांच के प्रोविजन किए गए हैं। अब सेक्शन 442 जो है वो डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी के बारे में है। यानी जो ही कोर्ट से बेल हो जाती है, अब जो जमानत मुचल के हैं उनकी भी जांच हो गई है, कोर्ट ने जांच कर ली है अपने सेटिस्फेक्शन के तौर पर और उनको अटेस्ट भी कर दिया है, तो अब क्या होगा? तो इसके लिए इस सेक्शन 442 में प्रोविजन बताया गया है कि कोर्ट्स अब एक लेटर भेजेंगी जेल में, जो डिस्चार्ज का लेटर होगा, मतलब सिंपल जो हिंदी भाषा है उसमें कहते हैं तहरीर जाना। तो वो तहरीर कोर्ट में वहाँ जेल में जाती है और ये जो कोर्ट का जो पियोन है वो अपनी पियोन डायरी लेकर जेल में जाता है और फिर वहाँ वो जेलर को या जो भी संबंधित अधिकारी होता है उसको उनके रजिस्टर में उस तहरीर की एंट्री होती है और वहाँ उस तहरीर के आधार पर, उस तहरीर में लिखा होता है कि इस मुलजिम ने न्यायालय में बेल अपनी करवा ली है और अब इसको छोड़ दिया जाए। तो उसको फिर उस तहरीर के आधार पर छोड़ दिया जाता है। तो यही इस धारा में कही गई है कि जो ही बंद पत्र निष्पादित कर दिया जाता है त्यों ही वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए निष्पादित किया गया है, यानी जिसकी अपीयरेंस के लिए ये बेल बॉन्ड निष्पादित किए गए हैं, उनको फिर छोड़ दिया जाएगा। तब वह जेल में हो तब उसकी जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जेल के भारसाधक अधिकारी को उसके छोड़े जाने के लिए आदेश जारी करेगा। यानी फिर वो उसको एक आदेश जारी करेगा, जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है या जेल का जेलर होता है उसको, और फिर वो लेटर प्राप्त करके वो जेल का जो ऑफिसर है वो उसको छोड़ देगा। इसमें जो सेकंड जो इसका सब सेक्शन है वो ये कहता है कि इस धारा की या धारा 436 या 437 की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने की अपेक्षा करने वाली न समझी जाएगी जो ऐसी बात के लिए निरुद्ध किए जाने का भागी है, जो उस बात से भिन्न है जिसके बारे में बंद पत्र निष्पादित किया गया है। इंग्लिश में भी इसको मैं पढ़ देती हूँ। Nothing in this section 436 or section 437 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than that in respect of which the bond was executed। इसका मतलब ये है कि कई बार एक ही मुलजिम के 4 या 5 केसेज होते हैं या एक से ज़्यादा केसेज होते हैं। तो जिस मामले में उसका बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है, अटेस्ट हुआ है, उसी मामले में उसको छोड़ा जाएगा। यानी अगर एक मामले में बेल हुई है तो एक मामले में ही उसको छोड़ा जाएगा, और इस जिस मामले में उसकी बेल बॉन्ड अटेस्ट किए गए हैं और उसको छोड़ने का आदेश दिया हुआ है, उसका ये मतलब नहीं निकाला जाएगा कि वो सारे केस में ही बेल आउट हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? यानी अगर 4 केस हैं तो अगर एक में कोर्ट ने बेल का ऑर्डर किया है और एक में ही लेटर जारी किया है तहरीर का, उसको छोड़ने का, उसको रिलीज करने का, तो वो एक में ही छोड़ा जाएगा। जेल अथॉरिटी ऐसा नहीं करेगी कि सारे मामलों में ही उसको छोड़ दे, वो बाकी अन्य मामलों में जेल में बराबर बना रहेगा। केवल उसकी उस पर्टिकुलर मामलों में कागजों में एंट्री हो जाएगी कि इसको बेल पर छोड़ दिया गया है। और इसीलिए हर जो रिलीज लेटर होता है, हर जो तहरीर होती है, कोर्ट्स उस पर एक नीचे नोट डालकर भेजती हैं कि इसको बाला बाला रिहा ना किया जाए। यानी अन्य कोई सेक्शन अब 443 की हम बात करते हैं, कहता है कि जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति, यानी पावर ऑफ ऑर्डर सफिशिएंट बेल when that first taken is insufficient। यानी कई बार क्या होता है कि कोर्ट फ्रॉड में या मिस्टेक में इनसफिशिएंट बेल ले लेती हैं। तो ये धारा ये कहती है कि अगर कोई गलती से या फ्रॉड में न्यायालय के साथ कोई कपट हो गया है, कोई फ्रॉड हो गया है, कोई धोखा हो गया है, तो अगर गलत बेल कोर्ट ने ले ली है या इनसफिशिएंट बेल ले ली है तो कोर्ट उसको बाद में भी रद्द कर सकता है। और अगर वो रद्द कर देता है, ये कोर्ट के कैसे ध्यान में आएगा? ये कोर्ट के विक्टिम भी उसमें एप्लीकेशन पेश कर सकता है, या सुओ मोटो कोर्ट के ध्यान में आ सकता है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बता सकता है
तो कोई भी परिस्थिति होती है कोर्ट के, कैसे भी ये बात ध्यान में आ सकती है, लेकिन कोर्ट ऐसे मामलों में फिर बेल ली गई जो बेल बॉन्ड है उसको अटेस्ट भी किया हुआ है, फिर भी वो उसको रद्द करने की पावर है, वो कभी भी उसको रद्द कर सकता है अगर कोर्ट को ऐसा उचित लगता है तो। और फिर कोर्ट क्या करेगा अगर रद्द कर दिया तो फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट से बुलाएगा और फिर बुलाकर उसको कहेगा कि आप दूसरी जमानत दीजिए, सफिशिएंट जमानत दीजिए, और अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 443 कहती है। अब सेक्शन 444 क्या कहता है? 444 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। कई बार कोर्ट के सामने ऐसी समस्या आती है कि जो श्योरिटीज होते हैं उनको ये आशंका हो जाती है कि मुलजिम उनकी बात नहीं मान रहा और उनकी बात मानकर वो कोर्ट में हो सकता है अपीयरेंस ना दे, तो फिर वो कोर्ट में विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं कि वो अपनी श्योरिटी को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर वो विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट उनकी एप्लीकेशन पर फाइल तलब करेगा और फाइल तलब करके जो मुलजिम है उसको तलब करेगा, वो अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है उसके खिलाफ, फिर उसको सुनवाई का मौका देगा, श्योरिटी को सुनेगा और फिर वो श्योरिटी को अपनी जो श्योरिटी है वो विड्रॉ करने की पावर दे देगा, यानी उसको विड्रॉ कर ली जाएगी और फिर वो उस मुलजिम को ये कहा जाएगा कि भाई आप अपनी श्योरिटी अब दूसरी लेकर आइए। अगर वो ला देता है तो ठीक है, यानी उसके दोबारा से अब उसको बेल देनी पड़ेगी, और नहीं देता है तो फिर उसको जेल में सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ विड्रॉ करने की पावर उस श्योरिटी को दी हुई है कि वो जब चाहे अपनी जमानत को विड्रॉ कर सकता है। ये पावर जो है वो सेक्शन 444 में दी हुई है। और 445 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बेल देने के लिए नहीं है और वो अगर उसके बदले में कोई कैश रकम जमा कराना चाहता है तो वो कैश रकम भी जमा करा सकता है, या कोई सरकारी वचन पत्र जैसे होते हैं किसान विकास पत्र और ये जमा कराना चाहता है तो कोर्ट चाहे तो वो भी ले सकती है। धारा में ये कहा गया है, जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, यानी कोर्ट उससे ये अपेक्षा कर रहा है कि आप अपने बेल बॉन्ड दीजिए, तब वह न्यायालय या अधिकारी उस दशा में जब वह बंद पत्र सदाचार के लिए नहीं है। इसमें एक अपवाद ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से गुड बिहेवियर के लिए अगर कोई बेल बॉन्ड लिए जा रहे हैं तो उस मामलों में उससे कैश रकम नहीं ली जाएगी, बाकी सारे मामलों में उससे कैश रकम ली जा सकती है। अगर गुड बिहेवियर के लिए कोई बेल बॉन्ड लिया जा रहा है तब तो उसको जैसा कोर्ट ने आदेश किया है श्योरिटीज का वो ही उसको जमा कराने पड़ेंगे। तो कोर्ट उसको नकद रकम उसकी जमा करने की भी इसमें आज्ञा दे सकता है। ये सेक्शन 445 में कहा गया है। तो ये हमारा सेक्शन 445 तक जमानत देने के बारे में ये हमने प्रोविजन पढ़े और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के साथ पूरी टाइम बने रहे। थैंक यू।